इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो रखा गया है एक प्लेटफॉर्म पर और वो स्टार्ट करता है रेस्ट से एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2 के साथ अपवर्ड मोशन करना। ठीक है, मतलब ये देख सकते हैं a = g/2 से ये ऊपर की तरफ ये पूरा पूरा ब्लॉक जो है प्लेटफॉर्म पर रखा है, ये मोशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं। देन बोल रहा है वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इन टाइम t इज। t टाइम में ब्लॉक पर जो वर्क डन होगा, जो ब्लॉक जो है वर्क डन करेगा, ब्लॉक पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ब्लॉक को थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं इस ब्लॉक का कैसा होगा थोड़ा बड़े व्यू में। ठीक है, लेट्स से ये ब्लॉक है। ठीक है, सिर्फ ब्लॉक का देख रहे हैं यहाँ पर। तो ब्लॉक पे दो तरह से नॉर्मल फोर्स लग रहा है, जो तो एक नीचे की तरफ, क्योंकि इसका मास अगर देखें तो क्या गिवन है, m मास है। तो अगर मास इसका m है, ठीक है, तो इस मास की वजह से इस पर नीचे फोर्स लगेगा mg, जो कि वेट होगा w। ठीक है, या इसको w ना लिख के mg ही लिखते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ क्योंकि जी क्या है, ग्रेविटेशन पुल है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो इसको बैलेंस कर रहा है। तो हमें यही बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है, ये क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा कितना फोर्स किया जा रहा है इस ब्लॉक पर, ये हमें बताना है। और एक्सेलरेशन ब्लॉक में ऊपर की तरफ है, वो जो कि है a = g/2। सो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन अगर देखें फ्रॉम FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ से देखें तो हम लिख सकते हैं कि ऊपर की तरफ है रिजल्टेंट मोशन, ऊपर की तरफ है तो n - mg, mg के मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए तो n - mg, और ये इक्वल होगा हमारा f के, या इसको f = ma होता है तो डायरेक्ट हम m × a लिख देते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या होती है g/2, तो इसको डायरेक्ट हम mg/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। नॉर्मल फोर्स आ गया हमारे पास n = 3mg/2 के। ठीक है, mg इधर है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये ऐड होके 3mg/2। तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हमको। हमें निकालना है वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। तो वर्क डन अगर निकालें तो W = क्या होता है, चूंकि W = या वर्क डन ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि वर्क डन W ये होता है F.S के। ठीक है, या FS के, क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्शन की बात एंगल नहीं है तो FS लिख सकते हैं यहाँ पर। तो FS के होता है। यहाँ पर फोर्स की जगह पर हमें निकालना है नॉर्मल रिएक्शन के साथ, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो वर्क डन हो रहा है, तो F को हम N से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला N × S के। ये इक्वेशन लेट से सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन में अगर देखें तो हमें नॉर्मल फोर्स तो पता चल गया, ठीक है, लेकिन S की वैल्यू हमें नहीं मिली है, तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। क्या होता है, नाउ फ्रॉम S = ut प्लस हाफ at², ये फार्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखें अगर तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि m जो है स्टार्ट में क्या था, रेस्ट पे था, स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे था, मतलब u = 0 है। u = 0 मतलब इनिशियल स्पीड 0 है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हमारे पास बचा इक्वेशन, जो बचा क्या है, S = हाफ इंटू a की वैल्यू है g/2 और इंटू t², क्योंकि टाइम की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, बोल रहा है टी टाइम में, तो टी को हम टी ही रखें, ऐसे एज इट इज उसको पुट करेंगे। सो फाइनली हमें मिलता है यहाँ से S = gt²/4 के। यह इक्वेशन हो गया हमारे पास थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट से सेकंड में वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से इक्वेशन वैल्यू पुट करेंगे तो F × NS जो है ये इक्वल हो जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास आई थी 3mg/2 मल्टीप्लाई आया गया हमारे पास gt²/4 के। सो हम देख सकते हैं हमें हमारा आंसर मिल चुका है, जो कि आ गया यहाँ से, ये हो जाएगा 3mg/8 के। सो अगर देखें हम ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है 3mg²t²/8 जो है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, दैट व्हेन अ रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय अ डिस्टेंस x, it exerts a restoring force of magnitude F is equals to ax plus bx square, where a and b are constants. The work done in stretching the unstretched rubber band by L is. तो देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक रबर बैंड है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास एक रबर बैंड रहा होगा,
ठीक है। जब उसको हम किसी डिस्टेंस x से स्ट्रेच करते हैं, यानी कुछ भी फोर्स लगा के हम उसको अगर x डिस्टेंस से स्ट्रेच करते हैं, तो उसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स लगती है F, वो किस तरीके से लगती है, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। वो x पे इस तरीके से डिपेंडेंट होती है जहाँ पे a और b जो है कांस्टेंट है। ठीक है। तो क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है कि अगर इस रबर बैंड को मैं L से स्ट्रेच करूँ, इनिशियली वो अनस्ट्रेच्ड है यानी नेचुरल लेंथ पे है, उसको अगर मैं L लेंथ से स्ट्रेच कर दूँ तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये मुझे बताना है। ठीक है, मुझे इसको स्ट्रेच करना है L लेंथ से, तो मुझे बताना है वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, वर्क डन का बेसिक होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि फोर्स जो है कांस्टेंट है और एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इनके बीच में जो एंगल है उसका कॉस थीटा, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट कर दिया मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे केस है कि फोर्स जो है वेरिएबल है, वो वेरी कर रही है जितना जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं छोटा छोटा इसको स्ट्रेच करता जाऊंगा, यानी dx अमाउंट से इसको स्ट्रेच करूंगा। ठीक है, तो dx अमाउंट के लिए जो फोर्स लग रही होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि x इतना वेरी नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटा सा x है, dx है। ठीक है, तो उसके लिए वर्क डन कितना हुआ, प्लस फिर थोड़ा और आगे dx से स्ट्रेच कर दूंगा, तो इन सबको छोटे छोटे वर्क डन को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कंप्लीट वर्क डन आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि वर्क डन मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि फोर्स को मैं छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स करवाऊंगा। ठीक है, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स करवाऊंगा और उन सारे डिस्प्लेसमेंट्स को मैं ऐड कर दूंगा, यानी कि इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा और x को मैं कहाँ से कहाँ तक लेके जाऊंगा, 0 से लेके l तक। अनस्ट्रेच्ड लेंथ से मुझे करना है, तो अनस्ट्रेच्ड जब होगा, तो जब अनस्ट्रेच्ड होगा तो x मेरा 0 होगा और जब l तक लेके जाना है तो x मेरा हो जाएगा l। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से l, f की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एक्स क्यूब बाय 3 और लिमिट हो गई 0 से लेके एल तक। अब मार देते हैं इसमें वैल्यूज रख देते हैं। ठीक है, वर्क डन कितना हो गया, एल रखेंगे तो ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस एल रखेंगे तो ये हो जाएगा बी एल क्यूब बाय 3 और जब इसमें 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी वर्क डन की वैल्यू यही बचेगी मेरे पास। तो ये आ गई मेरे पास वर्क डन की वैल्यू ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल स्क्वायर बाय 3। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन नंबर 1 मुझे मेरे आंसर से मैच होता हुआ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। The given question is the work done on a particle of mass m via force is given as this thing. Okay, this is the force acting on a particle, that is k times x over x square plus y square whole to the power 3 by 2 I cap plus y over x square plus y square whole to the power 3 by 2. Okay, this 3 by 2 is outside j cap, where k is a constant and having appropriate dimensions. When the particle is taken from the point a0 to the point 0 comma a along the circular path of radius a about the origin in the xy plane is. So these are the given options we have. Now we have to, okay, let me draw the figure first. Okay, see, these are the coordinate and we are moving a particle from a comma 0 to 0 comma a in a circular path, okay, like this. So we have the force is given as k times x over x square plus y square whole to the power 3 by 2 plus y over, this is I cap, y over x square plus y square whole to the power 3 by 2 j cap, right? Now if I write the equation of this circular path, okay, this is x-axis, this is y-axis. So if I write the equation of this circular path, I will get x square plus y square equals to a square, where a is the radius of the circle. Okay, and this is x minus 0 plus y minus 0 whole square. 0 comma 0 is the center of the circle. So I can write x square plus y square as a square. Okay, so replacing in this equation, we will get f equals to k times x over a square whole to the power 3 by 2 I cap plus y over a square whole to the power 3 by 2 j cap. So this will be, here it will come a cube, okay, in denominator both sides, so a cube we can take common,
this is Q over A cube, and it will come X I cap plus Y J cap. Okay, now see, this is the value of force in the XY plane, okay, that is being directed on a particle. Let's say this is the particle and the force is directed as like this, okay. This is the force acting on the particle, and at this instant the displacement of the particle is in this direction, right? This is the displacement of the particle. The displacement will be tangential to the circular path, and this force is given as by this formula. Now we have to find the work done by this force on this particle. Now from the figure we can see that the force and displacement are at an angle of 90 degree with each other, okay. So we can write the work done will be equals to F dot S vector, right? So this will be mod of F into mod of S into cos theta, and theta is given out to be 90 degrees. So work done will be F mod S mod into cos of 90, and cos of 90 is 0. So the work done by the force on the particle will be 0 joules in this case, okay. So from the given options we have option D will be the correct answer. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है इफ W1, W2 एंड W3 रिप्रेजेंट द वर्क डन इन अ मूविंग पार्टिकल in moving a particle from A to B along three different paths 1, 2 and 3 respectively in the gravitational field of a point mass m. ठीक है, find the correct relation between W1, W2 and W3. देखो क्या हो रहा है कि हमें एक मास दिया हुआ है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में, इसका मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है इसका, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, वो क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड है कंजर्वेटिव फील्ड। तो यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में और यहां से यहां जाने में तीन पाथ हैं, जो वर्क डन होगा उनको आपको बताना है, ठीक है। देखो कंजर्वेटिव फील्ड है तो इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहा होगा इस पार्टिकल पे इस पोजीशन पे और इस पार्टिकल पे इस पोजीशन पे, ठीक है। कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा। तो वर्क डन अगेंस्ट, मैं बोलूंगा वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, FC बोल देता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स को, वो क्या होता है, वो होता है आपके पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक जाने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ है, इतना हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है, पाथ फंक्शन है, सॉरी पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन तो है नहीं। तो चाहे आप ऐसे लेके जाओ या फिर आप ऐसे लेके जाओ या फिर आप ऐसे लेके जाओ, फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये हाइट मान लो h है तो mgh ही चेंज होगी, चाहे आप ऐसे लेके जाओ, चाहे आप ऐसे लेके जाओ, चाहे आप ऐसे लेके जाओ। इसका मतलब W1, W2, W3 क्या है, बराबर होंगे। Hello students, question is a uniform chain of length L, mass M is lying on a smooth table and 1/3 of its length is hanging vertically down over the edge of the table. Calculate the work required to pull the hanging part on the table. আচ্ছা, আমি অলরেডি কিন্তু এখানে একটা ডায়াগ্রাম ড্র করে নিয়েছি, যেখানে দেখতে পাচ্ছি যে টেবিলটা আমি রেখেছি, তার উপরে চেনটা আছে। আচ্ছা, চেনের L/3 পোর্শন হচ্ছে ঝুলে আছে, কেন, কারণ টোটাল লেন্থটা আমরা হচ্ছে, আমি এখানে লিখে দিচ্ছি যে টোটাল লেন্থ আমি কত নিয়েছি, টোটাল লেন্থ অফ দ্য চেন আমি নিয়েছি হচ্ছে L। তাহলে হচ্ছে হ্যাঙ্গিং পার্ট সেটা কত আছে, L/3, কারেক্ট। আচ্ছা, এবারে হচ্ছে আমাকে এই যে L/3 পোর্শনটাকে উপরে তুলতে কতটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডান করতে হবে, সেইটাই আমাকে হচ্ছে এখানে ক্যালকুলেট করতে বলেছে। তাহলে ওয়ার্ক ডানের ফর্মুলা কি, আমি এখানে ওয়ার্ক ডানের ফর্মুলাটা আগে লিখে নিই, যে ওয়ার্ক ডান ইজ ইকুয়ালস টু হচ্ছে ফোর্স ইনটু ডিসপ্লেসমেন্ট, রাইট। তাহলে আমাদের ফার্স্টে ফোর্স আর তারপরে ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যালকুলেট করব, করে মাল্টিপ্লাই করে দিলে ওয়ার্ক ডান চলে আসবে। তাহলে দেখা যাক, আগে ফোর্সটা আমরা ক্যালকুলেট করে নেব। ফোর্স মানে হচ্ছে কি, ফোর্স মানে হচ্ছে এই যে L/3 পোর্শনটা ঝুলে আছে এর উপরে কতটা ওয়েট বা এর যে কতটা ওয়েট, সেইটাই হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ফোর্স দেবে,
রাইট? তাহলে হচ্ছে আমি যদি এখানে লিখি যে ফোর্স, ফোর্স মানে হচ্ছে এম ইন্টু জি, কারেক্ট? আচ্ছা, তো এখানে মাসটা, যে পার্টটা হচ্ছে হ্যাঙ্গিং পার্টটা, সেই হ্যাঙ্গিং পার্টটার মাসটা কত? আচ্ছা, হ্যাঙ্গিং পার্টটার হচ্ছে 1/3 ঝুলে আছে, তার মানে কি হবে, m/3 ইন্টু জি, তাহলে এটা হয়ে যাবে ফোর্সটা, তাহলে হয়ে যাবে ফোর্সটা হয়ে যাবে mg/3, এটা হচ্ছে ফোর্স বেরিয়ে গেল। এবারে হচ্ছে এই যে ফোর্স মানে এই যে ওয়েটটা, সেই ওয়েটটা হচ্ছে কোথায় কাজ করছে, এই হ্যাঙ্গিং পার্টের কোথায় কাজ করছে, না এই ওয়েটটা হ্যাঙ্গিং পার্টের হচ্ছে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিতে কাজ করছে, রাইট? তাহলে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি যে ওয়েট is acting on the center of gravity of chain, তাহলে চেনের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির উপরে হচ্ছে ওয়েটটা অ্যাক্ট করছে। তাহলে আমি এখানে যদি বের করি যে কতটা ডিস্টেন্স হবে, তাহলে কি হবে? আচ্ছা, তাহলে ডিস্টেন্স ইজ ইকুয়ালস টু, আমি দেখতে পাচ্ছি যে টোটাল যে হ্যাঙ্গিং পার্টটা l/3 আর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি হচ্ছে একদম সেন্টারে হবে, এদের মাঝখানে হবে, তাহলে ডিস্টেন্সটা যদি আমি করি তাহলে হচ্ছে হাফ ইন্টু l/3, তাহলে এটা হয়ে যাবে l/6, কারেক্ট? আচ্ছা, তাহলে এবারে ফাইনালি যদি ওয়ার্ক ডানটা আমরা ক্যালকুলেট করি, ওয়ার্ক ডান মানে হচ্ছে ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট, ফোর্স মানে mg/3, ফোর্স mg/3 ইন্টু l/6, তাহলে কত হয়ে গেল, mgl/18, এটাই হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক ডানের ভ্যালু। থ্যাংক ইউ। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर। ठीक है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव क्या है क्वेश्चन में, आपको फाइंड करनी है डिस्टेंस मूव्ड। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव को समझना इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस मूव्ड आपको फाइंड करनी है और कंडीशन क्या लगा रखी है, कांस्टेंट पावर पे। ठीक है, पावर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, पावर है। ठीक है, अब देखो पावर क्या होती है, पावर का मुझे पता है कि पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, v वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही, इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं इसको रेफरेंस प्लेन मान लूँ, ठीक है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो ऊंचाई पे जाने पे और गहराई में जाने पे घटती बढ़ती है। ठीक है, यहाँ इसकी क्या है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो एनर्जी क्या हो गई, हाफ mv², और इसको डिवाइड कर देंगे t से, ये आ गई पावर। पावर क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख देता हूँ c। ठीक है, अब देखो भाई, अगर ये कांस्टेंट है तो m कांस्टेंट है, क्योंकि मास है, इस चलने से मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, दो भी कांस्टेंट है, तो v²/t जो होगा वो हो जाएगा कांस्टेंट। या मैं बोल सकता हूँ v = आ जाए √ct। ठीक है, c क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ k t⁻1/2। √c एक नया कांस्टेंट आ गया जिसको मैंने नाम दे दिया k, और t⁻1/2 के अंडर रूट निकाल ले। ठीक है, अब देखो v होता क्या है, मुझे फाइंड करना है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस जो मूव करी है पार्टिकल ने वो। अब डिस्टेंस के अगर फॉर्मूला से मैं लिखना चाहूँ वेलोसिटी को, स्पीड को, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, dx/dt, जहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल, तो ये हो गया k t⁻1/2। अब देखो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से dx जो होगा वो कितना हो जाएगा, k t⁻1/2 dt। अब अगर x निकालना चाहूँ मैं, टोटल डिस्टेंस मूव्ड किसी टाइम t में, तो आ जाएगी k, इंटीग्रेशन कर दूंगा दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, t⁻1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा c1 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड करना है कि जो डिस्टेंस मूव करी है पार्टिकल ने x, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के टर्म्स में। तो टाइम की पावर कितने के प्रोपोर्शनल आ रही है, 3/2 के, क्योंकि देखो k एक कांस्टेंट, c1 कांस्टेंट और 3/2 कांस्टेंट। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल x प्रोपोर्शनल है t⁻3/2 के। ठीक है, अब मैं ऑप्शन चेक करता हूँ कि t⁻3/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पार्टिकल है जिसका मास 0.2 kg है, ये एक डायमेंशन में मूव कर रहा है अंडर ए फोर्स जो इसको कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है 0.5 वाट के बराबर। तो पूछा जा रहा है कि अगर मान लें कि इनिशियल स्पीड इसकी 0 थी तो इसकी फाइनल स्पीड मीटर पर सेकेंड में क्या होगी आफ्टर 5 सेकेंड। तो अब हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से कि वर्क डन बाय ए आर फोर्सेस इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो अगर अब हम देखें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यानी ये फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी। तो इस ये इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन बाय और फोर्सेस, यहाँ एक ही फोर्स हमारा जो कहा जा रहा है लग रहा है तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा उसी के बराबर हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हमको 0 दी गई है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। अब वो वैल्यूज अगर यहाँ रखते हैं तो ये हाफ हो जाएगा, एम की वैल्यू 0.2 kg दी गई है, वी स्क्वायर हमको निकालना है और डब्ल्यू की वैल्यू हमारी हो जाएगी, ये हमको पावर गिवन है। तो पावर होता है हमारा वर्क डन इन 1 सेकेंड जो होता है। तो अगर हम 5 सेकेंड में हमको निकालना है तो ये कांस्टेंट पावर दे रहा है तो 5 से हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 से कैंसिल, ये 0.1 हो जाएगा हमारा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 के बराबर, सॉरी वी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। दैट्स आवर आंसर। थैंक यू।